Very good morning, all of you. Today I am going to start integration exercise 7.1 with entire theory and concepts. In this video, first you see carefully and understand what is the integration, what are the process, how can we use integration, definition, हर चीज इसमें एक्सप्लेन करके तब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे. ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए और इसकी थ्योरी समझने के बाद इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप सवाल करने लगेंगे, आपको आने लगेगा. ये इस बात की गारंटी आई वुड लाइक टू गारंटी यू फॉर दिस. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द थ्योरी पोर्शन. देखिए, ये कैलकुलस वर्ड जो हम पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कलन, कलन यानी कैलकुलस. तो कैलकुलस जो है इसके दो फॉर्म होती है. एक तो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस. तो calculus can be divided into two forms, differential calculus and integral calculus. Then also what we study under the differential calculus, we read function, limits of functions, continuity of function, differentiability of function, differentiation of function and application of derivatives. And the integration, indefinite integration, definite integration, area under the curve and differential equation. There are four terms which are studied under the integral calculus. तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ये 6 चैप्टर्स जो होते हैं, 6 पार्ट जो होते हैं, इसके होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर में. फिर इंटीग्रेशन में हम 4 पार्ट पढ़ते हैं इसके: इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो कैलकुलस आपने समझा कि 2 प्रकार का होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल. और डिफरेंशियल के अंदर में हम पढ़ते हैं फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एंड इन अंडर द इंटीग्रल कैलकुलस वी स्टडी indefinite integration, definite integration, area under the curve, differential equation, etc. Then we come on the integration. अब we would study in detail integration. What is integration? How it is used? What is the ancient aspects of the integration? And what is the history of integration? So many questions which are automatically rise when we start to study integration. अब देखिए यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन इज डिफाइंड विद फॉलोइंग 2 एस्पेक्ट्स. यानी इंटीग्रेशन जो है वो 2 प्रकार से परिभाषित होता है, यानी इसका यूज 2 प्रकार से हम करते हैं. वैसे आपको आश्चर्य होगा, इट्स वंडर दैट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पहले आया है, जबकि ये रिवर्स प्रोसेस हम पढ़ते हैं. फर्स्ट देखिए पार्ट क्या है. एज पहला इंटीग्रेशन इज डिफाइंड विद फॉलोइंग 2 एस्पेक्ट्स. पहला क्या है? एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा तरीका, यानी उल्टा प्रोसेस. जैसे डिफरेंशिएट करके कोई भी चीज हम किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी आता है अगर उसका इंटीग्रेशन हम कर दें तो वही फंक्शन फिर आ जाएगा. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन.
अब ये जो रिवर्स प्रोसेस या डिफरेंशिएशन है, इसका यूज कहां तक होता है? यानी ये जरूरी नहीं कि केवल इसी में यूज हो, इसका यूज हम केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं। एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये देखिए, ये क्या मतलब है इसका। देखिए, पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में देखिए रिवर्स प्रोसेस क्या मतलब हुआ। अब देखिए, आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही है, तो देखेंगे जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का अगर हमने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जनरली हम जानते हैं 2x आता है। तो ये तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर यानी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर। तो असल में जनरल में हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब ये होता है y बराबर हमारे पास fx है, तो d ऑफ fx ऑफ dx, यानी इस फंक्शन का यानी fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये अब fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ fx हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 2x। हमने जो भी फार्मूला लगाया आपको मालूम होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ के ही आपने इंटीग्रेशन शुरू किया होगा, तो 2x आ गया। अब देखिए, यानी y बराबर फंक्शन ऑफ x, ये एक्स स्क्वायर है, यानी f डैश x का 2x आ गया। इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है। तो अब कोई प्रोसेस ऐसा हो कि 2x, देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, अब देखो dy बाई डी एक्स निकाला, डिफरेंशिएट किया, इसको 2x आ गया। तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जो 2x को हम फिर सॉल्व करके उसको चेंज करके एक्स स्क्वायर ला दे, या वही फंक्शन ला दे? तो इसका उल्टा क्या होता है, 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन जो है इसीलिए कहा जाता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए 2x का इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस सी भी यहां पर हम लगाएंगे, लेकिन अभी ये तो हमें समझाना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि log x, देखिए log x का dy बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो log x का dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो फिर log x आ जाए? यस, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर भी 1 बाई log x हो जाएगा ये। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, और ये किस में यूज हो रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दिस इज द रिवर्स प्रोसेस विच इज यूज्ड इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब आप एक चीज और देखिए, इसको हम इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा समझिए। पहला पार्ट ही अभी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अभी दिया था, प्लस 10 दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो f डैश x, इसका मतलब dy बाई डी एक्स ही हुआ, तो क्या हो जाएगा 2x, और यहां 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20, फिर भी हम इसका dy बाई डी एक्स निकाले तो क्या आएगा 2x प्लस 0, इधर हो जाएगा, इधर भी 0 ही हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है। इसी तरह से हमने कोई फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
सी, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का 0। अब आप ये देखिए, चूंकि ये इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, तो अब आप ये देखिए कि अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो लिखा है, इसका अगर हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, मान लीजिए यहां पर 10, तो क्या हो जाता है 2x। तो देखिए अब आप ये समझिए कि यहां पर कोई भी नंबर लिखा जाए, अगर कभी आपको डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, समझिए इस बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स एफ एक्स का हमने निकाला इसका, तो क्या आया 2x, और देखिए इसका हमने एक्स स्क्वायर प्लस 20 का dy बाई डी एक्स निकाला, तो क्या आएगा 2x। फिर एफ डैश एक्स का निकाला, ये भी 2x प्लस सी लिखा। अब इसका अगर हम उल्टा करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 ये अलग फंक्शन है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 20 ये अलग फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ये अलग फंक्शन है। तो इसका डिवाई बाई डी एक्स करते हैं तो सेम वही का वही आ जाता है। देखिए 2x आया, इसमें भी 2x आया और इसमें भी 2x आया। अब इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो ये जो नंबर आया ये भी आना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर था, किसका डिवाई बाई डी एक्स हमने निकाला, क्योंकि ये पक्का नहीं है। 10 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 2000 हो सकता है, लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट होगा जब, तो डिवाइड बाई डी एक्स करने पर 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो फिर कांस्टेंट आएगा। तो कौन सा कांस्टेंट आएगा ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम जब भी कभी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट सी लगाते हैं। जरूरी नहीं कि सी लगाएं, हम के भी लगा सकते हैं, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम बुक में सी का यूज करते हैं। मतलब समझे? अब आप देखिए, जैसे अभी था हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब 20 है। अब जैसे इसका डिवाइड बाई डी एफ डैश एक्स हमने किया तो क्या हो गया 2x। अगर हम 2x का इंटीग्रेट करें तो इसका जो भी आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम कांस्टेंट लिखेंगे एक अपनी तरफ से, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, अब दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसको भी पूरी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा सरल लगेगा, तो धैर्य जरूर रखें आप। ठीक है, देखिए अब आप एक चीज समझिए। अब ये तो हो गया कि रिवर्स प्रोसेस, यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूं सेकेंड पार्ट, एज अ कंटिन्यूअस समेशन। ध्यान दीजिए, एज अ कंटिन्यूअस समेशन प्रोसेस विच इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब देखिए, समेशन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, पहले ये देखें। देखिए, समेशन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते थे, देखें, ये सिग्मा यूज करता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। आपने 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ी थी तो उसमें यूज हुआ था i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n तक, ये सिग्मा है। ये क्या बताता है, समेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये चीज आप समझिए, हमने क्या किया। अब आप देखिए, दूसरा ये वाला पार्ट में बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ये सेकंड वाला पार्ट। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, कोई भी मान लीजिए हमने फंक्शन ले लिया, ये कोई फंक्शन आपका था, मैं अभी आपको रफली समझा रहा हूं इस बात को क्लियर करने के लिए। तो देखिए, ये कोई फंक्शन है ये, और ये फंक्शन x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, ये हमें लिमिट दी हुई है, x की वैल्यू a से b तक। और फिर ये फंक्शन कोई भी हो सकता है,
ये जनरल फंक्शन है। अब किसी ने कहा इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, यानी ये जो एरिया घिरा हुआ है, कौन कौन सा पार्ट घिरा हुआ है, तो देखिए एक्स एक्सिस और ये जो ऑर्डिनेट होते हैं ये वाला, और ये फंक्शन और ये एक्सिस, ये जो घिरा हुआ एरिया है इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। यानी कौन सा एरिया ज्ञात करना है, ये वाले का, इसका एरिया हमें ज्ञात करना। मान लीजिए हमें इसका एरिया चाहिए, ठीक है। अब इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तरीका क्या है इसका, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके छोटे छोटे स्ट्रिप बना लेते हैं, छोटी छोटी पट्टी बना लेते हैं। इसको कैसे, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इसको हम। देखिए एक पट्टी हमने ऐसे बनाया, 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके। फिर इसकी जो विड्थ है यानी ये दूरी विड्थ, इसको हमने dx लिख दिया, और इसकी जो हाइट है इसको हमने fx लिख दिया, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है ना x = a पर, इसको हम चाहें तो इसको f, ये जो ऊंचाई है ना ये f = a है। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए इसकी चौड़ाई dx ही है, ध्यान दीजिए, बहुत पतली पट्टी है, इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है बहुत कम है, तो dx मान लिया, और इसकी हाइट जो है इसको हमने fx मान लिया। तो fx का मतलब जनरल में, वैसे तो ये हाइट इसकी fa आएगी, इसकी fa + h आएगी, तो देखिए आप इसकी हाइट fx हो गई। ये पट्टी का हमने अगर एरिया निकालना है, मान लीजिए कि अगर रेक्टेंगल होता तो इसका लेंथ और ब्रेथ हो जाती, यानी ये लेंथ हो गई और ये समझो ब्रेथ हो गई। तो इसका एरिया हमारे पास क्या आ गया, इस पट्टी का एरिया नंबर 1। तो क्या करेंगे हम, fx और dx, ये एरिया नंबर 1 इसका हो गया, क्योंकि ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई लंबाई हो गई, समझो। इसी तरह से इसका भी हम निकाल सकते हैं, चौड़ाई dx, ऊंचाई fx, मतलब इसकी हाइट अगर मान लीजिए यहां पर h होता तो क्या हो जाता है, a + h हो जाता है। तो देखिए ऐसे केवल हमें एक आइडिया देने के लिए हमने बताया कि ये जो पूरा कर्व है इसको हमने पट्टी में बदल दिया है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से इनफाइनाइट पट्टी तक बन सकती है, बहुत सारी पट्टियां बन सकती हैं। अब इन पट्टियों का अगर हम एरिया ऐड कर लें, यानी इसको सब एरिया निकाल लिया हमने, फिर इसको ऐड कर लिया, तो ये पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने सबसे पहले तो इसका छोटा सा एरिया लिखा fx dx, तो किसका एरिया आ गया, इस छोटी वाली पट्टी का। अब देखिए ये जो एरिया है कहां से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है x = a से और एंड हो रहा है x = b से। तो हम क्या करें, इसमें इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगा दें, x = a to x = b, यानी a से लेकर के b तक ये पट्टी अगर हम देखें, एक ही पट्टी है हमारे पास, अगर ये पट्टी यहां से चल के यहां तक आ जाए तो x = a से x = b तक, यहां तक ये पट्टी स्ट्रिप जो है इसको मूव करेगी। तो इस पूरे एरिया हम इसको, ये अभी क्या बन गया, ये इस जो कर्व है और जो एक्स एक्सिस है और ये जो दो ऑर्डिनेट है इनके बीच में जो रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है उसका एरिया ये हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एरिया अंडर कर्व। तो इसका एरिया बन गया ये। अब आप ये देखिए कि ये इसमें हमने लिमिट लिखी है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ये तो क्या हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें लिमिट भी लिखी हुई है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो अब ये कंटिन्यूअस समेशन प्रोसेस का मतलब क्या था कि हमने सभी स्ट्रिप को के जितना एरिया है सबको हमने ऐड कर लिया। तो ये यही चीज असल में होती है, हमने और भी बताना था, उसका डिटेल इतना नहीं बताएंगे, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि हमें
इन सभी स्ट्रिप के एरिया का अगर हम ऐड कर लें तो इस कर्व का एरिया, कर्व से घिरा हुआ जो एरिया उसका रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एज अ कंटिन्यूअस समेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो समेशन का जो हमने साइन लगाया है, असल में यही तो है समेशन। ये समेशन ऑफ, इसका जो समेशन है i इक्वल टू 1 से लेकर मान लो n तक होता है। ये i इक्वल टू मान लो 1 से लेकर के n तक अगर ये होता तो इसका सम एरिया ऐड कर लेते हम। तो ये समेशन जो है इस अर्थ में जब हम कभी इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, क्योंकि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी जाती है। और दूसरी चीज हम देखते हैं, ये जो साइन है इसको हम सम बोलते हैं। ये जो सम है यानी एस है, ये एस डिफॉर्म होकर के क्या बन जाता है, ध्यान दीजिए, ये बन जाता है। ये असल में ये एस ही होता है, एस का मतलब सम। तो ये जो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये वाला, असल में ये एस का डिफॉर्म फॉर्म है। एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब सिग्मा, सिग्मा को हम सम कहते हैं, सम को एस, एस को अब डिफॉर्म कर दिया तो ये साइन हो गया। तो असल में इसका अर्थ समेशन से है, ये जो है एस ही असल में होता है ये। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। अब आप एक चीज और देखिए कि यहां पर जो ऐसे जो लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स और डी एक्स, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा उसका है, ये मतलब हुआ। ठीक है, और देखते हैं, पूरा सही तरीके से हम सीखेंगे इसको। अब आपको मैंने जो बताया था ये आप समझ गए होंगे कि ये दो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए दूसरी चीज, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अब हम पढ़ने जाएंगे, तो उसके लिए और भी कुछ फार्मूले हैं। देखिए, एक और रूल है कि अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन के ऊपर dy बाई डी एक्स, यानी कोई फंक्शन है इसके ऊपर dy बाई डी एक्स दिया हुआ है ऐसे, तो ये एफ एक्स आ गया। तो यानी एफ एक्स का हमने dy बाई डी एक्स किया, एफ एक्स आ गया। तो इसका अगर हम इंटीग्रेट करें, देन द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एक्स आएगा। बस यही चीज इसमें लिखा हुआ है। और शॉर्ट में अब आप ये भी समझ लें, कभी किसी भी फंक्शन का, अगर किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जब भी इंटीग्रेशन में कुछ भी आएगा जी ऑफ एक्स, ये तो नया फंक्शन बन गया, इसमें एक कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। ये चीज हमने आपको सिखाया था। अब आप देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें सीखना है, आप इसको जब शुरू करेंगे तो आपको सरल लगेगी ये। ठीक है, अब आप देखिए y इक्वल टू 2x है, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये चीज आपको थोड़ी अच्छी तरह से आप समझिए। देखिए यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू
मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, इसका dy बाई डी एक्स किया हमने, एफ डैश एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका dy बाई डी एक्स किया हमने, तो क्या आ गया, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स 2x आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, मान लीजिए आ गया, है ना। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं समझा रहा हूं। तो इसको हमने क्या मान लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये चीज जो है अभी इंटीग्रेट करने पर जो y है उसकी बात बता रहा हूं। अब ये जो है, ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है, ये असल में एक कर्व है, तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी बहुत सारे कर्व्स होते हैं, वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, पहली बात तो। अब ये चीज जो है, अब मान लीजिए कैसे पता चलेगा, तो सी की वैल्यू आप अगर बदलते रहें, मान लीजिए सी की वैल्यू आपने लिखा 0 1 2 3 डैश -1 -2 है, देखिए सी बराबर 0 के लिए एक फंक्शन देगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, ये ध्यान दीजिए, ये पैराबोला है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए y इक्वल टू हमने c इक्वल टू 1 रख दिया इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 रख दिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं, बहुत सारे इंटीजर रख सकते हैं हम। तो ये बहुत पूरी फैमिली, यानी y एक्स स्क्वायर प्लस सी जो है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सी की वैल्यू बदल बदल करके हम उसके कर्व के जितनी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं, और इसके मेंबर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब आप इसको देखिए, इसको थोड़ा डायग्राम बना के, और इसका एक प्रॉपर्टी भी ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने कोई एट सेम वैल्यू, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने मान लीजिए एक कर्व बनाया, देखिए रफ है ये, तो बस केवल हमें सीखना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपने पढ़ा होगा। देखिए असल में ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो अगर हम c की जगह क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 0, यानी c की जगह हमने क्या लिख दिया, 0, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा पैराबोला, एक ये पैराबोला बनेगा, इसका डायग्राम है ये। अब हमने क्या किया, y इक्वल टू सी इक्वल टू 1 ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप जानते हो कि अगर एक्स स्क्वायर में कोई चीज ऐड करें, प्लस या माइनस करें, अगर प्लस करेंगे तो y एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे यहां 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे करके। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां पर होगा, देखिए एक्स स्क्वायर तो यहां पर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ फिर यहां आ जाएगा, ऐसे ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ये। फिर देखिए यहां पर और भी वैल्यू हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लें, तो फिर एक ऐसे एक पैराबोला बनेगा, ऐसे। फिर मान लीजिए c इक्वल टू -1 ले लें हम,
तो ये फिर अब देखिए y की वैल्यू माइनस में है तो नीचे बनेगा, तो यानी बिल्कुल ऐसे कैसे बनेगा, लेकिन नीचे की तरफ बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आप देखिए, ये फैमिली ऑफ कर्व्स बता रहे हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से अगर हम c इक्वल टू -2 ले लें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 कहां से आएगा, यहां से शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये सब पैराबोला है। अब आप एक खास बात देखिए, इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है। इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट हो रहा कि नहीं, बहुत सारे इसमें कर्व बन रहे हैं। सच दैट टू ईच कर्व एट सेम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमने मान लीजिए कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए हमने एक्स इक्वल टू 1 ले लिया, ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू 1 ये हो गया, तो एक्स इक्वल टू मान लीजिए हाफ हमने ले लिया, यहां 1 ले लिया, मान लीजिए यहां हाफ ले लेते हैं, ठीक है, तो सरल पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एक वैल्यू ले ली एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2 ले लिया हमने, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1/2 अगर हम खींचे तो ये पूरी लाइन ऐसे जाएगी ना, आपको मालूम है एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए इसका dy बाई dx निकालना जरा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, और c खत्म हो गया। अब x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हाफ पर निकालें, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 × 1/2 यानी 1। तो यानी कि ये असल में क्या रिप्रेजेंट करता है, tan साई बराबर 1। तो tan की कौन सी वैल्यू होती है ये, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यानी साई इक्वल टू क्या हो गया 1, सॉरी 45। अब आप देखिए ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 1/2, जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर टेंजेंट क्या है y इक्वल टू 1, देखिए 45 डिग्री बना रहा टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस पॉइंट पे, यहां पर देखिए ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे, ये टेंजेंट है। अब इसी पॉइंट पर अगर हम यहां देखें तो भी देखिए 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा ऐसे, देखिए। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे देखें x इक्वल टू हाफ पर, तो भी यहां पर भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहां पर भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी जितने भी इसके फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे, x की कोई भी वैल्यू आप ले लें, उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा आपस में पैरेलल होंगे, और क्या होंगे, वो आपस में हमेशा पैरेलल होंगे। देखिए इसका मतलब सेम स्लोप होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व सच दैट टू ईच कर्व एट सेम वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे x इक्वल टू हमने 1/2 लिया, तो अभी क्या आया 45। तो अगर हम x इक्वल टू और कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, 30 वैल्यू ले लेते हैं, तो 30 पर भी अगर हम देखेंगे तो जितने भी कर्व होंगे सब पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो आपस में पैरेलल होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, सेम स्लोप। तो देखिए सेम स्लोप है, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन बनता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट होता है, और क्योंकि जितने बहुत सारे उसके फैमिली के हम जितने भी मेंबर्स चाहें उतने बना सकते हैं, सी की वैल्यू बदल बदल करके। और दूसरी चीज इसका अगर उसका स्लोप हम निकालें तो हम देखें किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालें तो जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे हर पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर एक्स की वैल्यू अगर सेम होगी तो हम जब भी स्लोप खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो वो हमेशा स्लोप इक्वल होंगे या सेम होंगे या पैरेलल होंगे। ये बात होती है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। अब आप देखिए यहां पर थ्योरम्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यही चीज मैं आपको बताना है। हाँ, अब एक चीज है यहां पर प्रॉपर्टीज हैं कुछ, अगर हमें पहले से मालूम होगी तभी हम सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम अच्छी तरह से शुरुआत करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आने लगेगा,
लेकिन सबसे पहले आप छोटी छोटी चीजें ध्यान दें। पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है, ध्यान दीजिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी फंक्शन में, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये a इंटू फंक्शन ऑफ x dx, यानी किसी भी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा तो उसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं ऐसे, और फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, यानी ये फ्री रहेगा इंटीग्रेशन से, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 3 sin x है, ऐसे कभी लिखा है 3 sin x, इसका इंटीग्रेशन हमने किया, ठीक है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, फिर sin x का ही इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 3 बाहर आ गया, देखो, तो यही फार्मूला है ये, ठीक है। और भी देख लीजिए एक दो, जैसे मान लीजिए 4x² दिया है, इसका इंटीग्रेशन कभी दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 बाहर कर सकते हैं ऐसे, केवल x² dx इसका कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर 7x³ है, असल में देखा जाए तो ये 7 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x ही तो है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको, इसमें इंटीग्रेशन हमने किया, साइन लगाया तो 7 बाहर कर दिया, फिर x³ का dx। अब इंटीग्रेशन तो करना आना चाहिए, वो तो बाद की बात है, बाकी आपको समझ में आ गया ये। और देखिए ये दूसरी प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको लाइटली ना ले, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो प्रॉपर्टी दी है ये कह रहा है कि मान लीजिए इंटीग्रेशन में बहुत सारे फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं, f1x प्लस माइनस, f2x प्लस माइनस, f3x प्लस माइनस, इसी तरह से कितने भी हो सकते हैं, fnx इतने हो सकते हैं, अब फिर इसमें लगा dx बाहर लगा, यानी ये जितने भी फंक्शन है या तो ये ऐड भी हो सकते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इन सब का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इनको हम चाहें तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी इसको हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल नहीं होता। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx, देखिए अलग अलग कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx, प्लस डैश डैश इंटीग्रेशन ऑफ fn ऑफ x dx, देखिए अलग अलग कर दिया हमने। मान लीजिए इस चीज को हम एग्जाम्पल के रूप में एक दिखा देते हैं, ठीक है, तो क्या क्लियर हो जाएगा ये बात। मान लीजिए हमारे पास, यहां पर देखते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू दी है, ये इंटीग्रेशन साइन दिया हुआ है ऐसे, यहां पर लिखा है x³ प्लस साइन x प्लस लॉग x प्लस माइनस लॉग हो गया ex प्लस माइनस लिख दिया tan x sec² x dx। देखिए अभी मैं आपको इंटीग्रेशन तो पढ़ाऊंगा, बाकी देखिए ये कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग फंक्शन है, एक साथ इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, x³ dx प्लस साइन x इसका dx प्लस log x इनका dx माइनस ex का dx माइनस sec² x dx। अब देखिए इसके लिए हम इसका इंटीग्रेट करें, तो अभी तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, x की 4/4 प्लस साइन का cos x, साइन का माइनस cos x होगा, प्लस log x का 1/x माइनस sec² x ex का ex ही होगा,
और यहाँ log x नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1/x dx। ठीक है, तो यहाँ 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ये log x, ठीक है, इसका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा log x। ex का ex ही होता है, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा। अब आप देखिए लास्ट में कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने केवल ये प्रॉपर्टी आपको बताई है, बाकी इंटीग्रेशन करना तो आप सीखेंगे धीरे धीरे। और देखिए अब आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए ये जो है पहला फार्मूला क्या है, देखिए पहला है अगर 1 का इंटीग्रेशन करना हो, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है कि जैसे कभी ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए ऐसे कभी लिखा हुआ है और यहां लिखा dx है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि यहां 1 इंटू dx है। तो 1 का हमेशा क्या होता है, x होता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, ये चीज आप सीखें, x की n बराबर ये है ना, ये आपके फार्मूले हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, ये फार्मूले हैं, इनको आपको याद करना है। यानी x की पावर n का अगर इंटीग्रेट करें तो x की n+1 बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट 1/x का करेंगे तो log x, इसको याद करने के लिए हमने लिख दिया है a की पावर x का ax log a प्लस कॉन्स्टेंट ex का ex ही होता है। ये चीज हमें थोड़ा सा एक बार, ex का साइन x का माइनस कॉस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का tan x, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x, है ना, ये बहुत जरूरी है, इनको याद हो जाना चाहिए इसे। अब सेक x का tan x, सेक x tan x का सेक x प्लस कॉन्स्टेंट, कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक x, इनको एक बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा। अब देखिए ये कॉट x का लॉग साइन x, tan x का माइनस लॉग कॉस x और सेक x का माइनस लॉग सेक x प्लस tan x, और कॉसेक x का होता है लॉग ब्रैकेट में कॉसेक x माइनस कॉट x का मॉडुलस है ये। हाँ, अब आप देखिए ये भी है 16 वाला 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए। देखिए ये a है, इसके अंदर स्क्वायर रूट जो है, और ये x ये वाला है, ये ऊपर है, बाई ए प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूले हैं, इनको याद कर लेना है। 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होगा कॉस इनवर्स x बाई ए। ये जनरली माइनस भी यहां है, ये हमें ध्यान रखना है, यहां पर माइनस भी है, और 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो थोड़ा सा मैं परिचित करवाता जा रहा हूं। और ये भी फार्मूले हैं हमारे पास, 24 फार्मूले हैं, और इनको याद रखना। देखो हमने यहां पर लिखा है 1 का dx का x होता है, रूट x का देखो फार्मूले लिखे नहीं होता, हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए कि रूट x का 1/2√x होता है, इसको याद भी रखना है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, अगर x का जो कोएफिशिएंट है, इसको थोड़ा देखिए, अगर आप क्या करते हो x स्क्वायर का dy बाई dx जब लेते हो तो क्या होता है 2x, यानी ये जो वैल्यू है इधर आ जाती है। अगर यही चीज हम यहां इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो 2 है ये 1/2 के रूप में आ जाएगा। ये है मतलब कहने का, कभी भी अगर x का जिसके रेस्पेक्ट में हम डिवाइड इंटीग्रेशन करते हैं, अगर उसके कोएफिशिएंट के रूप में कोई नंबर है, a है, b है, 3 है, 4 है, तो वो हमेशा 1/a हो जाएगा, और ax प्लस b। ठीक है, देखिए एक फार्मूला बताता हूं एक सवाल करके। जैसे मान लीजिए कभी दिया है cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन अगर हम करें हैं, तो ये देखो ये x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, a, ये 1/a आ जाएगा बाहर। cos का क्या होता है साइन, बस बाकी तो हो गया ये साइन ax प्लस b।
बाद में इसको आप सीखेंगे, अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया फार्मूले याद करने। अच्छा, अब किस पर बात हो रही है? मेथड टू फाइंड इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला नंबर क्या है? सिंप्लीफिकेशन इन डायरेक्ट फार्मूला। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जैसे हमने उसको क्या किया कि उसका रेशनलाइजेशन कर दिया, या बहुत सारा बड़ा था, ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा, उसको हमने कुछ सिंपल करके सिंपल फॉर्म में लाए। और कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी हम यूज कर लेते हैं। और दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम चेंज ऑफ वेरिएबल भी समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल एक्स और वाई मान लीजिए चेंज होकर किसको किस में बदल जाता है, मान लीजिए टी में बदल जाए, तो वेरिएबल चेंज हो जाता है। थर्ड क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ब्रैकेट में हमने यूजिंग आइलेट लिखा है, उसका यूज हम कभी जब करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि मेथड टू फाइंड इंटीग्रेशन के 4 तरीके हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हो, और पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। तो ये 4 तरीके इंटीग्रेशन के हो गए। ठीक है, ये बस केवल इंट्रोड्यूस करना था आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट फार्मूला क्या मतलब होता है? सिंप्लीफिकेशन का कोई भी एल्जेब्रिक टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे एक्सपेंड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, उसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो, है ना, ये सब चीजें हैं। अब आप देखिए, अब ये चीज जो है शुरुआत हो रही है इसकी। अब देखिए, इस सवाल में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी हमें इसको किसी मेथड से नहीं करना है, इसको इंस्पेक्शन का मतलब क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना। ऐसे करना है कि ये बिल्कुल डेफिनेशन का यूज करके हमें करना है इसको, ये कह रहा है मतलब असल में इसमें डेफिनेशन का यूज करके कहा जा रहा करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, केवल 4-5 सवाल ऐसे हैं छोटे छोटे, उसके बाद फिर आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। ये 7.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन। अच्छा हाँ, एक चीज और भी हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन का कितने नाम हो सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के नाम, एक तो इंटीग्रेशन है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसको हम प्रीमिटिव भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के पहले आया है, इसलिए प्रीमिटिव है। एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा है ये, इसलिए एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, और भी मेथड हो सकता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, यानी sin 2x का एंटी डेरिवेटिव याद करें, यानी डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो इसका इंटीग्रेट करना है, मतलब बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का सीधा मतलब यह है कि आपने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसको आप उसका यूज करें। ठीक है, तो हमें अब इस सवाल को करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें यह सोचना है कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होकर के ये आएगा। पहले हमें ये देखना है कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें कि sin 2x आ जाए। कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये sin 2x आ जाए। तो जरा ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल बात है, मैं आपको तरीका बताता हूं इसको करने का। cos 2x, देखिए cos 2x मान लीजिए cos 2x, अगर cos 2x का हम dy बाई dx करें, देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं कर रहा हूं सवाल, है ना, dy बाई dx ऑफ cos x, इसका dy बाई dx करें तो क्या आता है आपको मालूम है? चेन रूल से आप क्या करेंगे? cos का माइनस sin 2x करेंगे, फिर क्या करेंगे? 2x का क्या करेंगे? 2 भी आएगा,
ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x का हमारे पास क्या आ गया, -2 इंटू साइन 2x। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन 2x आएगा। अब हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखिए, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, यानी ये ऐसे लिखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कह रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास साइन 2x है, तो यहां पर अगर हम साइन 2x पे दोनों तरफ हम क्या करें, एक चीज और ध्यान रखिए, कभी भी अगर एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, पहले छोटी सी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कभी किसी भी फंक्शन में dy बाई डी एक्स लगा हो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वही का वही फंक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा, सिंपल सा तरीका, यस, तो आपने देखा कि यहां तक cos 2x का dy बाई डी एक्स माइनस साइन 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, चेन में होगा ना कि cos का पहले साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का dy बाई डी एक्स, तो x का 1 हो गया, 2 आ गया, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको dy बाई डी एक्स ऑफ cos 2x का -2 साइन 2x। अब हमें इंटीग्रेशन चाहिए साइन 2x का, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगा दें, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगा दिया, ध्यान दीजिए, ऐसे आपने इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा दिया। और किस रेस्पेक्ट में करना है हमें, dx, x के रेस्पेक्ट में, इसमें भी हमने साइन लगा दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ऐसे, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीका है, ये मैं केवल 2-4 सवाल ऐसे हैं। अब आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स, ये तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, cos 2x आ गया, इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, cos 2x, और इधर हमारे पास देखिए -2 है, -2 कांस्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हैं हम इसको, तो -2 इंटू साइन 2x dx। अब आप देखिए साइन 2x dx की अगर हम वैल्यू निकालें तो -2 का इधर डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें तो केवल इतना चाहिए ना, तो हमें साइन 2x dx की वैल्यू चाहिए, तो -2 का इधर डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर क्या है, cos 2x। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। फिर -2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, साइन 2x dx इक्वल टू -1 का इधर -2 का इधर डिवाइड करें तो -1/2 cos 2x। अब चूंकि इंटीग्रेशन किया है तो एक कांस्टेंट तो लगेगा इधर, ये आपका आंसर आ गया। तो यही कह रहा था, एंटी डेरिवेटिव यानी उल्टा सोचना है हमें कि किस फंक्शन का dy बाई डी एक्स ये cos 2x है, तो किसका है, sin 2x का dy बाई डी एक्स, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है ये, तो उल्टा सोचना है। इसीलिए ये डेफिनेशन को हमें इस सवाल को डेफिनेशन से करना है, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमें इधर भी करना है, ये वाला सवाल भी। अब एक cos 3x है, cos 3x है। अब हमें क्या सोचना है कि किस फंक्शन का ये करने पर ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाए। तो हम जानते हैं कि साइन 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, साइन 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, देखो इसका हमें ज्ञात क्या करना है, cos 3x dx, ये हमें ज्ञात करना है इसकी वैल्यू। तो हमें उल्टा सोचना है कि cos कब आएगा, किस फंक्शन का dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट करने पर cos 3x आएगा। तो हमने क्या मान लिया, साइन 3x का ही डिफरेंशिएट करने पर cos 3x आएगा। तो इसको हमने क्या किया, साइन 3x का क्या होगा, 3 साइन 3x, सीधे हमने लिख दिया, आएगा। अब हम क्या करें, फिर वही तरीका, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया
इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ऐसे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x बाई डी एक्स, और यहां पर ये बंद करके बाहर dx लिखना है, ठीक है। इक्वल टू यहां पर भी हमें इसको बंद करके 3 साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन का भी साइन लगाना है, दोनों तरफ हमने साइन लगा दिया। अब आप देखिए, इसको हमने पहले से आपको पढ़ाया हुआ है, इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, डिवाइड बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या एक क्या आ जाएगा, इधर साइन 3x इधर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये फ्री हो गया, मतलब dx से dx कट गया, साइन का ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, जो डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx है, एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं, तो सीधे साइन 3x आ गया। अब इधर देखिए 3 बाहर कर सकते हैं हम इसको, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 3x और dx। अब साइन 3x, हमें तो केवल साइन 3x का ही चाहिए ना, यहां पर देखिए, यहां पर तो हमें साइन 3x कॉस किसका चाहिए, कॉस 3x का। देखिए हमें क्या करना है, ऐसा देखिए हमें cos 3x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये हमें लिखा है। तो हमें ऐसा फंक्शन अपने दिमाग में सोचना होता है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, उस फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो यही आ जाए। तो सिंपल सी बात है, साइन का होता है, तो हम क्या करेंगे, साइन 3x वही का वही लिखना है हमें, साइन 3x का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 3x, फिर 3x का डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो गया, 3 ऐसे आ जाएगा, तो यहां लिख दिया हमने, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, मतलब तो हमने इसको बंद कर दिया और साइन लगा दिया, और यहां विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, इधर भी हमने बंद करके विद रेस्पेक्ट टू एक्स साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का साइन एक दूसरे कैंसिल करके यहां पर साइन 3x आ जाएगा, और यहां पर क्या है, 3 को हम बाहर कर सकते हैं, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब आप देखिए 3 का इधर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें तो केवल इतना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, देखिए इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 साइन 3x, फिर क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट भी मिलाएंगे, ठीक है। फिर इसको भी देखते हैं, e की 2x, e की 2x। अब आप देखिए e की 2x का e की 2x ही होता है, हमें क्या चाहिए, e की 2x इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स ऑफ e की 2x का ही करेंगे, यही आएगा इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, e की 2x का तो e की 2x ही हो गया, फिर 2x का करेंगे तो x का 1 2 इधर आ जाएगा इनटू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, d ऑफ dx e की 2x, और फिर इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगाया, फिर इधर भी 2e की 2x और dx। अब आप समझ गए, ये दोनों ये इंटीग्रेशन का साइन डिवाइड बाई dx, इसका भी साइन है, ये एक दूसरे कैंसिल करके e की 2x ही आ जाएगा इधर, बराबर 2 हम बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ठीक है। अब हमें तो देखो e की 2x dx चाहिए, तो ये 2 से इधर डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, e की 2x dx इक्वल टू 1/2 e की 2x प्लस कांस्टेंट लग गया, ठीक है, ये हो गया
इसके बाद हम देखते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी। हम किसका डिफरेंशिएशन करें कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए? तो सिंपल सी बात है, हमें चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, पहले तो ये लिख देता हूं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का dx, इसका हमें चाहिए इंटीग्रेशन। तो हम क्या करें, किसका dy बाई dx करें? तो dy बाई dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा? देखिए 3 इधर आ जाएगा, फिर इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए चेन रूल से हम कर रहे हैं dy बाई dx, तो 3 इधर आ जाएगा और इसमें से फिर एक माइनस हो जाएगा, फिर इसके अंदर भी करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा, x का 1, a का a ही, तो यहां पर a से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और b 0 हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, 3a और ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया dy बाई dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब का dy बाई dx क्या आया हमारे पास, 3a और ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें ऐसे, dx इधर भी dx, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया, ax प्लस बी की पावर क्यूब, ठीक है। और फिर यहां 3a हम कांस्टेंट है, देखिए 3 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब हमें यही वैल्यू चाहिए, देखिए हमारे पास इतना ही चाहिए, तो 3a इधर डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3a और ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब प्लस कांस्टेंट भी लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये केवल 4-5 सवाल ऐसे करने, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इसको अलग अलग करेंगे हम, ठीक है, इसको अलग अलग हम सवाल करेंगे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ध्यान दीजिए, -4e की 3x और dx, ये ऐसे लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस dx, यहां पर dx भी लिखेंगे, -4 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, e की 3x और dx, तो साइन 2x का और e की 3x का हम अलग से निकाल के यहां पर रख लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट पार्ट है ये और ये सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, साइन 2x, इसको हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करें, cos 2x को ले लें, क्यों cos 2x का ही होता है साइन x, cos 2x का dy बाई dx क्या होता है, -2 साइन 2x, सीधे हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है, माइनस और यहां dx, फिर यहां भी -2 साइन 2x और dx, ये अलग है, ठीक है। अब dx हो गया, इधर dx लिखा है। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, तो cos 2x इक्वल टू -2 बाहर कर दिया साइन 2x dx। अब क्या करेंगे हम, साइन 2x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो क्या होगा, -1/2 cos 2x, ये हो गया फर्स्ट,
एंड सेकंड का भी हम करेंगे। सेकंड पार्ट क्या, e की 3x का हम dy बाई dx करें अगर, तो क्या हो जाएगा 3e की 3x। दोनों तरफ हम क्या करें, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, इधर भी इसको कांस्टेंट को बाद में बाहर कर देंगे, तो इसको हमने e की 3x आ गया इधर, और इधर क्या आ गया 3e की 3x, और ये इंटीग्रेशन dx। तो e की 3x dx बराबर 1/3 e की 3x। अब ये वैल्यू जो है इंटीग्रेशन की, हमने जो पार्ट लिया sin 2x का भी हमारे पास ये आ गया, cos 2x e की 3x का भी आ गया। अब ये वैल्यू हम यहां पर रख दें सीधे यहां पर, तो sin 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin 2x की वैल्यू -½ cos 2x -½ cos 2x, ब्रैकेट में माइनस फार्मूले में है, और 4 भी लिखा है। 4 e की 3x का क्या है 1/3 e की 3x, 1/3 e की 3x, और प्लस कांस्टेंट भी लगाएंगे। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, -½ cos 2x -4/3 हो जाएगा e की 3x प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया। अच्छा, इस वीडियो में केवल 5 तक सवाल करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके में, अच्छा इस टाइप के केवल 5 क्वेश्चन थे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये टाइप ऐसा है कि इसमें एंटी डेरिवेटिव का यूज करना था, क्योंकि बाय डेफिनेशन इसको निकालना था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। We will meet in next video from question 6 to next one. Till that, thank you and good luck. You are all requested to subscribe, like and share, and comment. If you have any advice, you may give advice also, so that I would like to include your advice and your precious comments in my creating video or making video. Thank you again.